नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में रचित प्रसिद्ध उपन्यास गबन का 9वां भाग। रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्युनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर थे बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते। न आगे नात न पीछे पगहा। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन में सिवा विनोद के और क्या अवलंब था। चाहते तो हजारों के व्यारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते थे, पर कौन ऐसा निठल्ला था जो रात रात भर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी न हुई, अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा इधर दो एक बार आया अवश्य था, पर बिसात पर न बैठा। रमेश बाबू ने मोहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बैठाया, पर वह बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने लगा। बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उससे प्रेमालाप करेगा कि इस बूढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलवाएं, पर यह सोचकर कि वह क्यों आने लगा। रह गए, कहाँ जाएं, सिनेमा ही देख लें, किसी तरह समय तो कटे। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम न था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने कमरे में कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़ककर द्वार पर जा पहुँचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रमानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बुढ़े को बिल्कुल भूल गए हो। हाँ भाई, अब क्यों आएंगे। प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ। चोरी का कुछ पता चला। रमानाथ, कुछ भी नहीं। रमेश, बहुत अच्छा हुआ थाने में रपट नहीं लिखाई, नहीं तो 100-200 के मत्थे और जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमानाथ, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया। जी में आता है कहीं भाग जाऊं, बाबूजी सुनते नहीं। रमेश, बाबूजी के पास क्या कोई खजाना रखा हुआ है। अभी 4-5 हज़ार खर्च किए हैं, फिर कहाँ से लाकर गहने बनवा दें। 10-20 हज़ार रुपये होंगे तो अभी तो बच्चे भी तो हैं सामने, और नौकरी का भरोसा ही क्या, 50 रुपये में होता ही क्या है। रमानाथ, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बिठाए इस मायाजाल में फंसे। अब बतलाइए, है कहीं नौकरी चाकरी का सहारा। रमेश ने ताक पर से मोहरे और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मामले को सोचें। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमानाथ, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी नहीं चाहता जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए। मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मोहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लें, फिर सोचे क्या हो सकता है। रमानाथ, जरा भी नहीं चाहता। मैं जानता कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे, तो मैं ये विवाह के नज़दीक ही नहीं जाता। रमेश, अजी 2-4 चालें चलो तो अपने आप जी लग जाएगा, जरा अकल की गांठ तो खुले। बाजी शुरू हुई। कई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट लिया। रमानाथ, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न था। बोले, बोनी तो अच्छी हुई, तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपये। वह रंगी दाढ़ी वाले खां साहब नहीं हैं, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूँ, सोचता था जब तक किसी तरह काम चले बने रहें। बाल बच्चे वाले आदमी हैं। वह तो कई बार कह चुके हैं, मुझे छुट्टी दिलवा दीजिए, तुम्हारे लायक तो वो जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। यह कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमा ने फीले को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मोहरे उड़ाते जाते हैं, इसकी सनद नहीं, लाओ मेरा फीला। रमेश, देखो भाई, बेईमानी मत करो, मैंने तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ, तो तुम्हें वह जगह मंजूर है। रमानाथ, वेतन तो 30 है। रमेश, हाँ वेतन तो कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए। मेरी तो राय है कर लो। रमानाथ, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लेता हूँ। रमेश, जगह आमदनी की है, मियाँ ने तो उसी जगह पर रहते हुए लड़कों को MA LLB करा लिया, 2 कॉलेज में पढ़ते हैं, लड़कियाँ की शादी अच्छे घरों में की। हाँ, जरा समझ बूझ कर काम करने की ज़रूरत है। रमानाथ, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। रमेश, बहुत खराब,
मगर बाल बच्चों वाले आदमी क्या करे, 30 रुपयों में गुजर नहीं हो सकती। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए तो 150 काफ़ी हैं। कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हो, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादियाँ हो, वह आदमी क्या कर सकता है? जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना न हो जाएगा कि वह भलमानसी के साथ निर्वाह कर सके, तब तक रिश्वत बंद नहीं होगी। यही रोटी दाल घी दूध तो वह भी खाते हैं, फिर एक को 30 रुपये और दूसरे को 300 रुपये क्यों देते हो? रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े ज़ोर से कहका मारा। रमा ने रोष के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं तो मैं जाता हूँ। मुझे बातों में लगाकर सारे मोहरे उड़ा लिए। रमेश, अच्छा साहब, अब बोलूँ तो जबान पकड़ लीजिए। यह लीजिए सह, तो तुम कल अर्जी दे दो। उम्मीद तो है तुम्हें यह जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमानाथ, आप तो 2 ही मातों में रोने लगते हैं। रमेश, अजी वह दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान है, क्या मजाल की कोई मात दे सके मुझे? फिर से है। रमानाथ, जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर होगी। रमेश, देर क्या होगी, अभी तो 9 बजे हैं, खेल लो, दिल का अरमान निकल जाए। यह सह और मात। रमानाथ, अच्छा कल की रही, कल ललकार कर 5 मातें न दी तो कहिएगा। रमेश, अजी जाओ भी, तुम मुझे क्या मात दोगे? हिम्मत हो तो अभी सही। रमानाथ, अच्छा आइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम नहीं खेलूँगा। रमेश, 5 नहीं, तुम 10 खेलो, रात तो अपनी ही है, तो चलो फिर खाना खा ले, तब निश्चिंत होकर बैठें। तुम्हारे घर पर कहलवाए देता हूँ कि आज यहीं सोएंगे, इंतजार न करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही। दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुई तो 2 बज गए। रमानाथ, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश, तो मुंह धो डालो, बरग रखी हुई है, मैं 5 बाजियाँ खेले बगैर सोने न दूंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रमा को लगातार 3 मात देना आसान न था। वह समझ गए थे इस वक्त चाहे जितनी बाजियाँ खेलूँ, जीत मेरी ही होगी। मगर जब चौथी बार हार गए तो यह विश्वास जाता रहा। उल्टे यह भय हुआ कि कहीं लगातार हारने जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ, क्यों, 5 बाजियाँ पूरी न कर लीजिए? रमेश, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह न किया, दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले न उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था, तो आज उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे। मगर रमा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने भिबड़ कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसी मजे की नींद आ रही थी। रमेश, अजी वह अर्जी देना है कि नहीं तुमको? रमानाथ, आप दे दीजिएगा। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा। रमानाथ, जो चाहे कीजिएगा, मैं तो सोता हूँ। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ाकर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूँगा। रमेश, अरे मुंह हाथ तो धो ले भले आदमी। रमानाथ, आप तो चले जा रहे हैं। रमेश, नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूँ, तैयार हो जाओ। रमानाथ, मैं तैयार हूँ, वहाँ से लौटकर घर भोजन करूँगा। रमेश, कहता तो हूँ अभी आधा घंटे तक रुका हुआ हूँ। रमा ने 1 मिनट में मुँह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के साथ दफ्तर चला। रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? रमानाथ, कह दूंगा, रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश, मुझे गालियाँ दिलवाओगे और क्या फिर कभी न आने पाओगे? रमानाथ, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूँ। हाँ, यह तो बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास न जाना पड़ेगा? रमेश, और क्या समझते हो तुम, घर बैठे जगह मिल जाएगी? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों 20 सिफारिश लानी पड़ेंगी, सुबह साहब हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना आसान है? रमानाथ, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया, मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामदे कौन करेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही बला मेरे सिर पड़ी। साहब डांट वांट तो न बताएंगे? रमेश, बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमानाथ, तो फिर मैं घर जाता हूँ, यह सब मुझसे न बर्दाश्त होगा। रमेश, पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है।
तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि न जाने कैसे बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी ही उम्र मेरी भी थी और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी। ऐसा घबराया हुआ था मानो फांसी पाने जा रहा हूँ, मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। रमानाथ, आपको तो 20-22 साल नौकरी करते हो गए होंगे। रमेश, पूरे 25 हो गए साहब, 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गए, 10 रुपये का नौकर हुआ था। रमानाथ, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज़्यादा न रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फ़ी खाने वाले गुड़ खाने को किसका जी चाहता है? महल का सुख भोगने के बाद झोंपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब तक तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन तुमसे सच कहता हूँ, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आंख तक न उठाई। कितनी ही सुंदरियाँ देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा ही नहीं हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। ये बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए। भाग 9 यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।